अस्सलाम वालेकुम। डिस्कशन का आगाज़ करने से पहले आई होप आप लोग ठीक होंगे, फिटफाट होंगे, खैरियत से होंगे। इंग्लैंड ने फाइनल में क्या ऐसा किया जिसकी बदौलत वो फाइनल जीत जाता है, और पाकिस्तान ने क्या ऐसी गलती की जिसकी बदौलत पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप का फाइनल हार जाता है और ट्रॉफी अपने हाथ से खो देता है। तो हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे इंग्लैंड की जो खूबियां हैं, इंग्लैंड किस वजह से इस फाइनल को जीता है, और पाकिस्तान किस वजूहात की बिना पर, किस वजह से, किस खिलाड़ी की वजह से या किसी और वजह से इस मैच को, इस फाइनल को हारा है। तो उस पर हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। तो उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं कि पाकिस्तान इस फाइनल को क्यों हारता है और इंग्लैंड की टीम इस फाइनल को क्यों जीतती है। इंग्लैंड और पाकिस्तान में क्या फ़र्क, वाज़ेह फ़र्क देखने को मिला। तो इंग्लैंड की सबसे पहले बात की जाए तो इंग्लैंड बहुत वाज़ेह क्रिकेट खेलता हुआ आ रहा है। इंग्लैंड की जो सोच है, जो उनका माइंड सेट है, वो वाज़ेह तौर पर नज़र आया है सेमीफाइनल के अंदर, और उससे पहले भी उन काफ़ी सारे मैचेस में उनकी सोच नज़र आती है तो कि वो किस लेवल की क्रिकेट खेलते हैं। वो अगर आउट होने पे आए तो वो 110 पर भी आउट हो जाते हैं, 90 पर भी आउट हो जाते हैं, 130 पर भी आउट हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने अपना इंटेंट नहीं चेंज किया। तो यही फ़र्क देखने को मिला कि वो अपना इंटेंट पर खेलते हैं और पाकिस्तान अपने इंटेंट पर नहीं खेलता। पाकिस्तान डिफेंसिव अप्रोच पर आता है। तो सबसे पहले हम चलो बात करते हैं, टोटली हाईलाइट्स पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि सबसे जो पहला एडवांटेज मिला है वो इंग्लैंड को मिला। टॉस हुआ, टॉस अगर पाकिस्तान जीता तो पाकिस्तान भी पहले बॉलिंग करता। अगर वो पाकिस्तान उनको 140 तक रोक लेता तो फिर पाकिस्तान को भी चांस था यहाँ पर फाइनल जीतने का, पाकिस्तान भी विनर हो सकता था। लेकिन अनफॉर्चुनेट टॉस तो किसी के हाथ में नहीं होता, वो तो फिर ऊपर से ही जो भी सिलेक्शन होती है वो ऊपर से ही होती है। तो वो इंग्लैंड टॉस जीत जाता है और इंग्लैंड जो है वहाँ पर बेनिफिट उठा लेता है, उसका फ़ायदा उठा लेता है, और इंग्लैंड डिसाइड करता है कि हम लोग पहले बॉलिंग करेंगे। इंग्लैंड बॉलिंग करता है और इंग्लैंड की तरफ से स्टार्ट तो अच्छा इतना नहीं होता है। पहले 3 ओवर में पाकिस्तान अच्छी बैटिंग करता है, लेकिन उसके बाद रिजवान की विकेट गिरती है और उसके बाद मोहम्मद हारिस वो आउट हो जाते हैं। मोहम्मद हारिस का यूटिलाइजेशन, वही बात आ गई कि पहले 2 मैचेस के अंदर वो चल जाते हैं, और उनकी यूटिलाइजेशन अगर हो जाती पावर प्ले के अंदर तो पाकिस्तान कुछ ज़्यादा फ़ायदा उठा सकता था, क्योंकि ये ग्राउंड बहुत बड़ा था, MCG का, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, और ये बहुत बड़ा ग्राउंड था। तो यहाँ पर मोहम्मद हारिस सिर्फ इफ़ेक्टिव साबित हो सकता था पावर प्ले के अंदर, उसके बाद नहीं साबित हो सकता था क्योंकि वो बाउंड्री बहुत ज़्यादा बड़ी हैं, तो जिसकी बदौलत वो भी आउट हो जाते हैं। और उसके बाद आते हैं शान मसूद कुछ अच्छी बैटिंग करते हैं, बाबर आजम के साथ वो मिलकर अच्छी बैटिंग करते हैं और 10 ओवर्स के अंदर 82 रन कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद आदिल रशीद का वो वाला ओवर, वो पाकिस्तान को, जिसमें बाबर आजम को आउट किया जाता है और उसके बाद इफ्तिखार अहमद को फंसाया जाता है, मोहम्मद इफ्तिखार को, वो फंस जाते हैं और उसके बाद बेन स्टोक्स की गेंद पर वो आउट हो जाते हैं। तो जिसकी बदौलत पाकिस्तान अंडर प्रेशर आ जाता है, पाकिस्तान अपनी नब्ज़ के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता, क्योंकि ये बड़े मैच सिर्फ होते ही प्रेशर पर हैं। जो टीम प्रेशर को ठीक से ऑब्जर्व कर जाती है, ठीक से उसको संभाल लेती है, वो टीम आगे निकल जाती है। तो उसके बाद पाकिस्तान ने प्रेशर को अच्छे से हैंडल नहीं किया, पाकिस्तान ने ग्राउंड को रीड नहीं किया। विकेट को तो रीड कर गए थे क्योंकि विकेट मुश्किल थी, लेकिन ग्राउंड को रीड किस तरह करना था? ग्राउंड को रीड इस तरह करना था कि यार देखें कि इनको पता था कि हम लंबी हिटें यहाँ पर नहीं कर पाएंगे क्योंकि बड़ी बड़ी बाउंड्रियाँ हैं, तो यहाँ पर इनको सिंगल दुक्के करने चाहिए थे। कोई एक आधी बाउंड्री जहाँ पर को मौका मिलता वो कर लेते, लेकिन सिंगल दुक्के करते। और इनके माइंड में एक चीज़ होती, आप इमेजिन करें कि 10 ओवर्स के अंदर जब 82 रन थे, पीछे कितने रह गए? 60 बॉल्स। अब 60 बॉल्स पर इमेजिन करें कि अगर ये सोचते कि आगे हमने 60 ही रन करने हैं, कोई एक आधी बाउंड्री लग भी जाती, एक आधे ओवर के अंदर कोई 10 ओवर या 15 रन का लग जाता, तो कितना रन बनना जाए? 60 बॉल्स 80 पर आप इमेजिन कर लें तो 130 हो गया। 130 के अंदर क्या हम आगे 20 रन ऐड नहीं हो सकते थे? 138 पर तो हम रुके हैं ना। अगर यहाँ पर 15 रन और होते, 150 प्लस 155 होते, तो पाकिस्तान इस फाइनल को जीत जाता। तो यही पाकिस्तान के अंदर सोच देखने को मिली कि पाकिस्तान ने ठीक से ग्राउंड को रीड नहीं किया, तो जिसकी बदौलत पाकिस्तान ये मैच हार जाता है। तो उसके बाद क्या होता है कि यके बाद दिखे हमारी विकेट गिरती जाती हैं और यूं हम 137 का टारगेट देने में कामयाब होते हैं इंग्लैंड की टीम को जीतने के लिए, जो कि मेरे ख्याल में इनफ नहीं होता, ख़ासतौर पर इंग्लैंड की टीम के लिए।
लेकिन हमारी बॉलिंग को देखते हुए ये थोड़ा सा 20% सोच सकते थे कि हम जीत सकते हैं अगर हमारी बॉलिंग अच्छा करती है। लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं कि अगर 20 रन्स की 30 रन्स की एक पार्टनरशिप लग गई तो हम ये मैच हार जाएंगे। और वही देखने को मिला कि हमारे बॉलर ने अच्छी फाइट की, बहुत अच्छी फाइट की। क्लैपिंग करनी पड़ेगी हारिस रऊफ़ के रिलेटेड, क्लैपिंग करनी पड़ेगी नसीम शाह के रिलेटेड, क्लैपिंग करनी पड़ेगी हमारे शाहीन शाह अफरीदी के रिलेटेड, क्लैपिंग करनी पड़ेगी शादाब खान के रिलेटेड। किस तरह की उन्होंने बॉलिंग की, क्या कमाल किस्म की बॉलिंग की, क्योंकि उन्होंने बहुत इंटेंट दिखाया और उन्होंने खूब लड़ाई की। अब देखें कि हम पहले 10 ओवर के अंदर हमारा फुल कंट्रोल था, विकेटें गिर रही थी, लेकिन उसके बाद एक छोटी सी पार्टनरशिप लगी हैरी ब्रोक और बेन स्टोक्स के दरमियान और पाकिस्तान से वो मैच ले जाते हैं। और उसके बाद जो दूसरा झटका लगा, जो मैच हारने की वजह, जो सबसे बड़ी वजह उसको समझी जा सकती है, वो है शाहीन शाह अफरीदी का इंजर्ड होना। क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी के 2 ओवर रह चुके थे, तो जिसके बाद इफ्तिखार अहमद को उनका ओवर कंप्लीट करने के दिया जाता है तो उनको वहाँ पर 15 से 20 रन लग जाते हैं, जिसकी बदौलत इंग्लैंड की टीम इस मैच से तकरीबन बहुत ज़्यादा नज़दीक हो जाती है और अपनी गिरफ्त मजबूत कर लेती है। तो यहाँ पर जो टर्निंग पॉइंट साबित हुआ है वो इंग्लैंड का इस ओवर की वजह से साबित हुआ। तो इस ओवर की वजह से मैं ये कह सकता हूँ कि वो 80% मैच जीत गया, वरना ये मैच एंड तक जाना था। अगर शाहीन शाह अफरीदी इंजर्ड ना होते, वो दोनों ओवर कर जाते, तो उनको हिट करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि बॉल बहुत ज़्यादा वहाँ पर स्पीड मार रही थी, क्योंकि वो पिच ऐसी थी, वहाँ पर खेलना किसी भी बॉलर को आसान नहीं था। मोहम्मद वसीम जूनियर नहीं खेले जा रहे थे, जिनकी 140 तक स्पीड थी और इनकी स्पीड तो वैसे भी 150 तक जा रही थी, तो इनको खेलना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होना था। तो वो एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, जिसकी बदौलत इंग्लैंड फाइनल जीतने में कामयाब हुआ। पहला टर्निंग पॉइंट तो साबित हुआ कि उन्होंने 138 तक इनको रोका, अगर ये 155 तक कर जाते तो फिर इंग्लैंड मुश्किल में पड़ जाता। दूसरा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ शाहीन शाह अफरीदी का इंजर्ड होना। और तीसरा टर्निंग पॉइंट क्या था जिसकी बदौलत इंग्लैंड पाकिस्तान से आगे निकल जाता है, तो वो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था ये माइंड सोच का। पाकिस्तान की टीम डिफेंसिव अप्रोच के साथ खेलती रही और इंग्लैंड की टीम अग्रेसिव सोच के साथ ही खेलती रही। आप इमेजिन करें कि उनकी विकेटें गिरती जा रही हैं और उनके पावर प्ले के अंदर भी 50 रन्स बन चुके हैं। तो हालांकि होना तो ये चाहिए था कि पावर प्ले के अंदर 25 या 30 रन्स होते हैं, लेकिन उनके 50 रन्स बन चुके हैं, विकेटें भी गिर रही हैं। तो ये सोच में फ़र्क जो है ये उनको विनर करार देता है, ये उनको ट्रॉफी का हकदार करार देता है। और यही फ़र्क देखने को मिला वाज़े पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमों के दरमियान, जिसकी बदौलत इंग्लैंड की टीम ने फाइनल को उठाया है और पाकिस्तान ने इस मैच को लूज़ किया। तो ये 3 वजूहात थी जिसकी बदौलत पाकिस्तान ने इस फाइनल को हारा है। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं कि 2023 के अंदर बड़ा वर्ल्ड कप आ रहा है कि पाकिस्तान अब उसके लिए अपनी तैयारी कैसे करता है। पाकिस्तान को अब बहुत सारे सख्त फैसले लेने होंगे अगर पाकिस्तान अपनी टीम को बेहतर करना चाहता है। तो आई होप सो हमारी रिपोर्ट अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, बाय, अल्लाह हाफिज़।